ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ठीक है, कि ये एक ऐसी पोएम है जो कि सिंपल इंसिडेंट को बताती है, सिंपल इंसिडेंट को समझाने की कोशिश कर रही कि एक सिंपल इंसिडेंट हमारी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, वो इस पोएम के थ्रू हमें पता चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पोएम है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक सिंपल इंसिडेंट किस तरह से बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, जिसमें हमारा पहला नाम लिया गया है क्रो का। क्रो जो है वो आपका स्नो को शेक डाउन करता है हेमलॉक ट्री से एक पोएट के ऊपर, जो मतलब रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हमारे जा रहे थे यहाँ से, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो एक कौवा आता है, इस पर बैठता है और यहाँ से जो इसके ऊपर पड़े हुए बर्फ़ के फ्लेक्स होते हैं ये इनके ऊपर बौछार करता है, और किस तरह से इनका मूड जो है वो सारा दिन जो मेलनकोली मूड में थे वो किस तरह से इनका मूड चेंज हो जाता है, किस तरह से ये खुश हो जाते हैं। इनका बचा हुआ टाइम जो है मतलब जो दिन भर का जितना ख़राब हो गया सो हो गया, जो बचा हुआ टाइम है उसको किस तरह से ये सेव कर लेते हैं, इसका देखना है। ठीक है, शुरुआत में देखें तो जो पोएट था वो सैड मूड में है। देखो द वे, पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं एकदम शॉर्ट में, क्योंकि 8 ही लाइन की पोएम में हो जाएगा, फिर मतलब समझाते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर बौछार की। द डस्ट ऑफ स्नो, किसकी? डस्ट ऑफ स्नो की। फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, कहाँ से? हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिस पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं, बट ये नेगेटिव को दिखा रहा है क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है। क्रो भी कुछ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, किस तरह से, जिस तरह से इस क्रो ने मेरे ऊपर इस स्नो को की बौछार की हेमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को एक सडन मूड चेंज मिला, मेरे मूड एकदम चेंज हो गया, बढ़िया सा हो गया। पहले मैं एकदम सैड मूड में था, रिग्रेटेड मूड में था, अब मैं खुश हो गया हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो है उसने बचा लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान की जब लाइफ जो है वो ख़राब जा रही होती है, उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो एक छोटी सी चीज़ उसकी ज़िंदगी में ऐसी होती है कि उसकी बची हुई ज़िंदगी वो अपनी मतलब बचा लेता है, कुछ अच्छा करके दिखा लेता है। तो कुछ वही चीज़ें हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अ पोएट जो है वो शुरुआत में सैड मूड में होता है, अपने सारे दिन को रिग्रेट कर रहा होता है, उसको अपना दिन अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो उसके साथ होती है, भाई बर्फ़ का उसके ऊपर गिरना और मूड चेंज हो जाना, ये तो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी ना। तो एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ जो होती है वो किस तरह से उसके मूड को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। इट शोन हाउ even a tiny moment in nature can bring a positivity and transform a person's outlook। ठीक है, किस तरह से एक छोटी सी चीज़ जो है एक इंसान के पूरे दिन में आउटलुक उसका चेंज कर देता है। पोएम हमको यहाँ पर ये भी समझाना चाह रहा है कि एक छोटी चीज़ किस तरह से एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ शुरू की जो 4 लाइन है वो नेचर को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? नेचर को। और ये बाद की जो 4 लाइन है इस नेचर के इम्पैक्ट को डिफाइन कर रही है। ठीक है, कि किस तरह से ये नेचर जो है आपके मूड पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अच्छा, इसकी थीम की बात करें, अगर हम थीम्स की बात करें तो ये पूरा 8 लाइन की पोएम है, इस पर कौन सी थीम पर ये डिपेंड कर रहा है। तो पहला इसका समझ लो कि जो थीम है वो है आपका क्या? पावर ऑफ नेचर। क्या दिखा रहा है आपका? अभी मैंने बताया कि शुरू की 4 लाइन क्या दिखा रही है? पावर ऑफ नेचर दिखा रही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि स्मॉल थिंग मैटर्स, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है ना, स्मॉल थिंग्स मैटर। ठीक है, अच्छा और हमारा ये बता रहा है कि हमको पॉजिटिव चेंज भी मिल रहा है यहाँ से। क्या मिल रहा है? पॉजिटिव चेंज। ठीक है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। देन आपका और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है थीम्स में? चलो इतना काफ़ी है। ठीक है, थीम्स में इतना काफ़ी है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा क्रो नहीं, पॉजिटिव थीम हो गया। अच्छा चलो इसके हम लोग वो देखते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। थीम इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और समझ में या दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। ठीक है, और कोई थीम हो सकती है तो बताना मुझे। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस को बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चलो राइम्स की। ये तो सब लोग पढ़े हुए हैं और सबको राइम निकालना आई थिंक आता है, तो राइम स्कीम की बात करते हैं। तो राइम स्कीम में देखो यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, इसको पहले हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
देखो राइम स्कीम की हम बात करते हैं, तो राइम स्कीम में इसको देखो क्या लिखा है, क्रो, एक साउंड निकल रहा है, फिर मी, क्रो मी, स्नो ट्री, तो क्रो स्नो के साथ मिल रहा है और मी ट्री के साथ, मतलब अगर हम इसको ए बोल दें तो ये हमारा बी हो जाएगा, और इसको ये हमारा इसके साथ मैच कर रहा है तो ये भी ए हो जाएगा और ये वाला हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हार्ट। अच्छा ये क्या क्रो और हार्ट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो इसको हम एक अलग देंगे नाम हार्ट। फिर मूड, ये भी अलग है। फिर हार्ट से मिलता हुआ पार्ट, इसको भी सी बोल दो, और फिर मूड से मिलता हुआ रूड, इसको डी बोल दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा राइम स्कीम। अब उसके बाद हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। किसकी बात करते हैं, एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अगर शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो एच यहाँ पर, जी यहाँ पर, एम यहाँ पर और एच यहाँ पर, बार बार क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड के स्टार्टिंग में क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ हो जाएगा, एलिट्रेशन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखने को हमें मिल जा रहा है, बल्कि देखो डे, हैड, रूड, यहाँ पर भी वही सेम काम देखने को मिल रहा है, तो ये भी हम मान सकते हैं, ठीक। एलिट्रेशन में हो गया। अब एसोनेंस की बात करते हैं, एसोनेंस की बात करते हैं, तो एसोनेंस हमारा क्या होता है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन। तो चलो ढूंढो वाटर, ये देखो यहाँ पर देखो डबल ओ, ठीक है, रिपीट हो रहा है एसोनेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एसोनेंस हमें मिलेगा। उसके बाद देखो हम देखते हैं एंजैम्बमेंट, ठीक है। इसमें हमारा क्या देखता है, इसमें हमारा होता है कि जो सेंटेंस कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइन में भी, मतलब एक सेंटेंस होता है लेकिन तोड़ करके 2-3 लाइन में लिखा जाता है उसको। तो यहाँ पर देखो द वे अ स्नो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये एक ही सेंटेंस है, उसको 3 लाइन में बांट के लिखा गया है। तो अगर आएगा एग्जामिनर लिखने का तो ये आप लिख देना, ठीक है, कि ये एक ही सेंटेंस है जिसको 3 लाइन में सेपरेट करके लिखा गया है। फिर आता है सिम्बलिज्म। क्या आता है, सिम्बलिज्म, कौन सा वर्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने इतना पोएम पढ़ लिया तो हमको समझ में आ ही गया है कि जैसे यहाँ पे क्रो है, क्रो बैड लक को सिंबलाइज कर रहा है, बैड लक को, और नेगेटिविटी को भी तो कर रहा है, नेगेटिविटी को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चलो हेमलॉक ट्री की, तो मीनिंग तो लिखी है, उसके हिसाब से देख लो कि हेमलॉक ट्री जो है वो एक पहले तो पॉइजनस ट्री है, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये डेथ को सिंबलाइज कर रहा है एक तरह से, किसको, डेथ को, मरते मरते ही बच गया ये रॉबर्ट रोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको किसको सिंबलाइज कर रहा है ये, अब स्नो को ले लेते हैं। स्नो तो प्योरिटी को दिखाता है, स्नो किसको दिखाता है, प्योरिटी को, फ्रेशनेसनेस को और पॉजिटिविटी को। ओवरऑल इस पोएम में नेगेटिव होते होते चीज़ें क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। एक विजुअल पिक्चराइज कर रहा है ये हमारा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब बस इतना काफ़ी है। अब इससे जो मिली जुली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप लोग को करना क्या है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हम निकाल करके आपको दे देंगे, अगर कमेंट में बताना मुझे चाहिए होगा तो लास्ट 10 ईयर्स में इस पोम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, इसमें करने हैं, ठीक है। वो सारे आप प्रैक्टिस करो और फिर बताना मुझे और जो कोई दिक्कत होगी तो।